Hello learners, welcome back to We Learning with another class on business finance. So this is Priya Barnwal and friends, आज हम business finance में अपना पार्ट 5 करने वाले हैं. ओके, पार्ट 5 में हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. वैसे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें, और बेसिक्स हैं आपके, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, थ्योरीज कौन से हैं. तो आज हम फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, क्या मतलब है, क्या कॉम्पोनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर के, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. और जो थ्योरीज वाले पार्ट हैं अपने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू क्लास लगाऊं आप उसका एक्सेस ले सको. ओके और आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको भी ज़रूर देखना फॉर योर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी. और आज हम करेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिक्स कंसेप्ट्स देखेंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. तो पहले हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें इसको, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है वो जो सोर्सेस ऑफ फंड्स हम लेते हैं. हमारे बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स चाहिए होता है. मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो जो हम फंड्स लेते हैं, जब कंपनी फंड्स रेज कर रही होती है, ला रही होती है डिफरेंट सोर्सेस से, तो उनको जब हम उनका मिक्स बना रहे होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. तो बेसिकली सोर्सेस ऑफ फंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स. तो इसका जो मिक्स होता है, इनको जब हम मिला करके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, फंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस फंड्स. ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर. मीन्स कैपिटल को कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से लगाना है, ये बोलता है. नाउ एक बिजनेस जो होता है उसको यूटिलाइज करना होता है फंड्स को, ज़रूरत पड़ती है फंड्स की. क्यों? एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए या बजटिंग के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बजटिंग के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से लगाना ज़रूरी होता है. अब आपके ओनर्स फंड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने बताया फंड्स में आपके ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, दो टाइप के बेसिकली आते हैं फंड्स. तो ओनर्स फंड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये चीज़ें आती हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इक्विटी. ओके नाउ अब बोरोड फंड्स में आता है आपका लोन्स प्लस डिबेंचर्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं. तो देखा जाए तो इक्विटी प्लस डेट बनाकर हमारा निकलता है कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके चलो नाउ अभी हम कंपोनेंट्स को समझेंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो जब शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करो तो आते हैं आपके इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. अब इक्विटी कैपिटल क्या होते हैं? वैसे कैपिटल जो आप शेयर होल्डर्स के थ्रू फंडिंग कर रहे हो जब. ओके वैसे कैपिटल जो आप शेयर होल्डर्स से लेकर आ रहे हो फर्म में, तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी कैपिटल. ओके और शेयर होल्डर्स कौन है? वो जो कंपनी का ओनरशिप लेकर बैठे हुए हैं, राइट. अब प्रेफरेंस कैपिटल क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस कैपिटल, इनको भी थोड़ी सी ओनरशिप मिली होती है, बट कुछ लिमिटेशंस होता है इनका जो वोटिंग राइट्स होता है ये सब थोड़ा कम होता है. वैसे ये सारी बेसिक चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बस हम ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं अभी. ओके अब आपके रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? तो रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स जब हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में से जो कुछ पार्ट हम बिजनेस में रखे रहते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके नाउ अभी बोरोड फंड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बोरोड मीन्स जो आपने उधार लिया है, राइट. तो उसमें एक आता है आपका डिबेंचर्स. ओके डिबेंचर्स मीन्स जो आपने डेट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, जिस पे आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हो. ओके वो हो गए आपके डिबेंचर्स. अब टर्म लोन्स, लाइक आप जो नॉर्मली लोन्स लेते हो बैंक्स वगैरह से, ओके
तो ये हो जाते हैं आपके टर्म लोन्स। पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब है जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनवाइट कर रही होती है कि हाँ आओ आकर के हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो और उसमें क्रिएट करो डिपॉजिट्स को। ओके, इन्वेस्टमेंट के थ्रू डिपॉजिट्स को क्रिएट कर रही होती है कंपनी, और किसके थ्रू करती है? पब्लिक के थ्रू, पब्लिक को इनवाइट करती है। ओके, तो ये कंपोनेंट्स हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वर्ड से डरना नहीं है, ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट। बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मेरी कंपनी के लिए, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जो मेरी कंपनी की वैल्यू को, मेरे फर्म की वैल्यू को बढ़ाता हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली वही बेस्ट होगा ना जो मेरी कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहा है मार्केट में। ओके, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द वन हैंड मैक्सिमाइजेज द वेल्थ। एक तरफ तो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, और वहीं वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब देखो एक सिंपली ऐसे समझते हैं हम, क्या है, अब कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो अपने कैपिटल पे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपकी कंपनी की, वो अगर कम है, ओके, आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप कम पे कर रहे हो तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा आप अपने पास रख पा रहे हो, कम पे कर रहे हो, तो है ना। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंपनी की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाती है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इसका ही जस्ट अपोजिट होता है, लाइक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप ज़्यादा पे करते हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो आपकी वैल्यू भी फर्म की कम हो जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है, और इसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमेशा कंपनी को यही प्रिफर करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म हमारी कंपनी की बढ़े। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपको ज़रूरी है, बेसिक्स हैं, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, घुमाकर क्वेश्चन पूछता है हमारे नेट जीआरएफ में। तो देखो समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो एक तो है आपका कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। अब देखो, A firm's ability to pay expenses and loans determines debt capacity। एक फर्म की जो एबिलिटी है एक्सपेंसेस को पे करने की, वो शो करता है कि आपकी डेट कैपेसिटी कितनी है। मतलब जो फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो जो हो रहा है आपकी कंपनी का, वो बताता है कि आपकी कंपनी उधार लेने लायक है या नहीं। ओके, हमें पता है हमें डेट में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, डेट क्योंकि चीपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है, उस पर टैक्स शील्ड मिलता है, तो हम हमेशा डेट को ही कंसीडर करके फैक्टर्स देखते हैं। ओके, तो हमारी कंपनी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले, लेकिन डेट वो तभी ले सकती है जब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, वो पैसे देने लायक है, इंटरेस्ट देने लायक है, तभी लोग उसको उधार देंगे। राइट नाउ, some firms operate in volatile financial environments affecting their ability to meet financial obligations. The company may raise funds by issuing debts if it has a fluent cash flow position. कंपनी फंड्स रेज कर सकती है तभी जब उसका फ्लुएंट कैश फ्लो पोजीशन चल रहा है मार्केट में। ओके, क्यों? क्योंकि उसको एक समय के बाद उसको पेमेंट भी करना है, पे बैक भी करना है, तो वो पे बैक तभी करेगी ना जब उसके हाथ में पैसा होगा। राइट, तो इसलिए हम कैश फ्लो पोजीशन देखते हैं अपनी कंपनी की। नाउ इट मस्ट कवर फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस विद रिगार्ड्स टू। अब क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? तो बिजनेस नॉर्म का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं। अगर नॉर्मल चल रहा है तो शो करता है हाँ लिक्विडिटी अच्छी है अपनी कंपनी की।
और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पा रही है तो ये भी अफेक्ट करता है। और मीटिंग डेट सर्विसेज कमिटमेंट्स एज वेल एज प्रोवाइड अ सफिशिएंट बफर पीरियड। अब ये भी ये शो करता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कि आप डेट सर्विसेज कमिटमेंट दे पा रहे हो नहीं या नहीं, मतलब आप इंटरेस्ट टाइमली दे पाते हो या नहीं, रेगुलर इंटरवल पे दे पाते हो या नहीं, ये बताता है आपकी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। ओके, तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, तभी हमें डेट मिलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत मैटर करता है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स कंपनी इंटरेस्ट कवर जो कर रही है वो साल में कितने बार इंटरेस्ट कवर कर पाती है। ओके, कितने टाइम्स वो इंटरेस्ट पे करने के लिए एबल है, ये देखते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स before interest and taxes of a company covers the interest obligation। ओके, अब जब आप कितने बार दे सकते हो, कितने टाइम्स आप पे कर सकते हो इंटरेस्ट, ये अगर आपकी कंपनी की अच्छी होगी तभी तो आप डेट ले सकते हो, राइट। और अगर यही अच्छी नहीं है तो आप डेट लेने के लिए एबल नहीं हो। तो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट कंपनी हैव मोर ऑफ बोरोड फंड्स। ओके, अब ले सकती है कंपनी और बोरोड और फंड्स बोरो कर सकती है। अब देखो इसका आपका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको और अच्छे से थोड़ा समझें तो अब मानकर चलो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है? मीन्स आप इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले आपकी कंपनी की प्रॉफिट कितनी थी। तो आप लेकर चलो आपकी कंपनी की प्रॉफिट थी 1 लाख। ओके, ये सारे इन्वेस्टमेंट, ये सारे पेमेंट करने से पहले आपकी कंपनी को 1 लाख की प्रॉफिट थी, अर्निंग थी। अब आपको पे करना था, इंटरेस्ट पे करना है आपको 10,000। ओके, आप 10,000 तक इंटरेस्ट पे करते हो, मतलब आप 10,000 तक अगर इंटरेस्ट पे करते हो मीन्स आप 10 टाइम्स, योर फर्म इज 10 टाइम्स एबल टू पे द इंटरेस्ट इन अ ईयर। एक साल में आप 10 टाइम्स के लिए एबल हो इंटरेस्ट पे करने के लिए, राइट। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको डेट उतना मिलेगा, और जितना बुरा होगा उतना ही कम डेट मिलता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? तो पब्लिक इश्यूज डैमेज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर्स। कंट्रोल का मतलब आप कितना ज़्यादा, अब देखो होता क्या है, आप जितना ज़्यादा इशू करोगे ना, जितना ज़्यादा पब्लिक इशू करते हो उतना ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। ओके, इसलिए हमेशा हमें डेट की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि डेट की ओर बढ़ रहे हैं तो ये शो करता है कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। और ऑब्वियसली कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है ये तभी शो करेगा जब आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो, है ना। तो इंटरेस्ट कब पे करेंगे लोग? जब वो डेट ले रहे हैं। लेकिन इशू करते हैं तो आपको पता है, इशू शेयर होल्डर्स के केस में जब आप पब्लिक इशूज़ कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है या तो फिर आपको नहीं पे करना पड़ता है इक्विटी शेयर्स में, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से जो कंट्रोल होता है, टू हैव कंट्रोल द फर्म मस्ट इशू डेट। तो फर्म को हमेशा डेट ही इशू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो इक्विटी शेयर्स या शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक पे बैड इम्पैक्ट जाता है। ओके, सो देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल ओवर। तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल होता है कि क्या करे कंपनी, डेट इशू करे या फिर इक्विटी इशू करे। लेकिन बेस्ट कौन सा होता है? बेस्ट होता है हमेशा से आपका डेट का इशू करना। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी इन्वेस्ट जो कर रही है, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो उस पर कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर मुझे पता है मुझे फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा,
ओके, अगर मुझे पता है मुझे फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं डेट लूँगी। ओके, मैं डेट लूँगी क्योंकि मुझे पता है फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, तभी मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊँगी। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो अपने रिटर्न पे, तो आप क्या करते हो, तो आप इक्विटी इशू करते हो, राइट। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ फर्म टू रेज फाइनेंस थ्रू बोरोड फंड्स if the return on investment is higher than the rate of interest on the debt। अगर इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो आपका ज़्यादा आ रहा है, जितना आप कॉस्ट पे करते हो डेट पे उससे ज़्यादा आपको आशा है कि आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप हमेशा डेट इशू करोगे। लेकिन इफ़ द रिटर्न इज़ अनसर्टेन, रिटर्न नहीं पता आपको, एंड द कंपनी इज़ नॉट श्योर कि वो कवर कर पाएगी या नहीं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या करती है, तो वो इक्विटी पे जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने पहले भी बताया है आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट मींस जब आप न्यू स्टॉक इशू कर रहे होते हो, न्यू इक्विटी इशू कर रहे होते हो, तो जो आपको चार्जेस लगती हैं उनको बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, लाइक आपका ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स फी, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ये चीज़ें इनको बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आप सोचो, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, ओके, तो आप क्या करोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो हम यही चाहेंगे ना कि हम इक्विटी ना इशू करें, हम डेट पे ही जाएं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो अगर कम आता है तो मैं, मतलब रेट सही आ रहा है तो हम इक्विटी पे जाएंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी बहुत मैटर करता है। फ्लोटेशन कॉस्ट देख करके हम डिटरमाइन करते हैं कि हम इक्विटी पे जाएं या डेट पे जाएं। फ्लोटेशन कॉस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाइल सेलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ द पब्लिक इशू इज मोर देन द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन। अगर कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू ज़्यादा हो रहा है लोन लेने से, तो तब हम क्या इशू करते हैं, तब हमारे लिए क्या बेटर है, डेट बेटर है या इक्विटी बेटर है, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है आपके कंपनी की। ओके, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इशूइंग डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। आप डिबेंचर्स इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। अब ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है आपका, आप देखो आपकी कंपनी अब कोई भी अगर डिबेंचर ले रही है या प्रेफरेंस शेयर्स ले रही है, तो आपको पता है इन दोनों, सिर्फ इन दोनों ही केसेस में रिडेम्पशन की ऑप्शन होती है हमारे पास, राइट। आप इक्विटी शेयर्स में क्या रिडेम्पशन कर सकते हो, नहीं होता। लेकिन आप डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में आपका रिडेम्पशन का केस है। तो जब आपको नीड है जब आपकी कंपनी को, तो आप रिडीम कर सकते हो, लाइक। तो आप यहाँ फ्लेक्सिबल हुए ना, जब आप रिडीम कर सकते हो। तो अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल एंड साउंड इनफ टू हैव स्कोप फॉर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ऑफ कैपिटलाइजेशन वेन एवर द नीड अराइजेज। तो जब भी आपको नीड हो तो आप रिडीम कर सकते हो, किसके केस में, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। नाउ हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, कैसे, लाइक आपका अगर स्टॉक मार्केट आपको पता है, स्टॉक मार्केट क्या है आपको पता है, तो स्टॉक मार्केट में अगर डिप्रेशन चल रहा, राइट, डिप्रेशन चल रहा, तो आपको क्या है, आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको डर है कि आप इन्वेस्ट करोगे तो पता नहीं क्या होना है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, है ना। पीपल डू नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क एंड डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स। तो इस केस में लोग इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं लेते डिप्रेशन के केस में। लेकिन जब बूम चल रहा तो इन्वेस्टर्स रेडी हैं, अब वो रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब कंपनी इशू कर रही होती है ना इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स, तो उसको ये भी माइंड में लेकर चलना चाहिए कि क्या करूं मैं, मतलब मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है, स्टॉक मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है।
क्योंकि अगर डिप्रेशन हुआ और फिर आपने कर दिया इशू तो फिर कोई लेने नहीं आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अब आता है आपका टैक्स रेट। तो टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे? तो टैक्स रेट मीन्स मार्केट में जो टैक्स रेट है वो कैसा चल रहा। क्योंकि आपको पता है हमें डेट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, राइट। तो अगर आपका टैक्स रेट मार्केट में ज़्यादा है, ओके, मीन्स आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अलाउड एज अ डिडक्शन दस इन केस ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट। ओके, डेट्स आर प्रिफर्ड ओवर इक्विटी। जब आपको हाई टैक्स रेट चल रहा, आपको ज़्यादा लगता है टैक्स रेट चल रहा है, ज़्यादा आपको मिल सकता है बेनिफिट, तो आप क्या करोगे? डेट इशू करोगे इन कंपैरिजन टू इक्विटी। इक्विटी नहीं करोगे, डेट पे जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कम इंटरेस्ट मिल सकता है तो मैं इक्विटी लूँगी क्योंकि शायद इक्विटी में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए मुझे, राइट। तो टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। ओके, अब चलो अब ये देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, वैसे तो हम फाइनेंशियल लिवरेज और पढ़ेंगे और डिटेल में जब हम लिवरेज पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर से थोड़ा इसका रिलेशन है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे। ये क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है? हमारा जो ओवरऑल कैपिटल है हमारे फर्म में, ओके, फर्म में जो अपना कैपिटल है उसमें जो डेट का पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, या फिर कैपिटल गियरिंग भी बोला जाता है इसको, कैपिटल गियरिंग भी। नाउ व्हेन ओवरऑल डेट इन द फर्म इंक्रीजेज, जब फर्म का ओवरऑल डेट इंक्रीज करता है, देन कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्लाइंस एज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड्स। जब ओवरऑल डेट बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो डिक्लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मैं डेट ज़्यादा ले रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो मेरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मेरे फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो घट जाएगा लेकिन फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ओके, एंड व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल इज हाई देन द फर्म इज कॉल्ड हाईली लिवर्ड फर्म। ओके, और जब आपका डेट ज़्यादा होता है ना टोटल कैपिटल में तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हाईली लिवर्ड फर्म। ओके, लिवर्ड, लिवरेज का मतलब ही आपका डेट होता है, राइट। तो अगर आपका डेट ज़्यादा है मीन्स जो कंपनी है वो हाईली लिवर्ड फर्म है। बट आपका जब ये कम होता है डेट आपकी कंपनी में, आपके फर्म में, तो उसको हम लो लिवर्ड फर्म बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन पे प्रेस करो, ऑल पे क्लिक करो, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली पेपर 1 क्विजेज एंड पेपर 2 की भी अपनी कॉमर्स की क्विजेज चलती हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने आपको इंटरनेशनल बिजनेस और पेपर 1 की भी काफ़ी टॉपिक्स करवाई हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो उन टॉपिक्स को। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।